हेलो दोस्तों। आज है संडे और आपको पता होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम वीक की करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और इसमें हम 14 जून से लेकर के 19 जून तक की करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं। और जो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए ये जान लेते हैं कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। तो इसमें जो हम करंट अफेयर पढ़ेंगे वो किस तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम राज्य और देश के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम विदेश यानी किस देश ने क्या किया है, और उसके बाद हम ऐप और पोर्टल, पोर्टल का मतलब यानी वेबसाइट, और उसके बाद हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद खेल और पुरस्कार, बुक्स एंड ऑथर्स, सम्मेलन और समझौता। जैसे इस बार जो सम्मेलन हुआ है वो कौन सा हुआ है। इस बार सम्मेलन हुआ है नाटो का, NATO। तो इसके बारे में जानेंगे और अपॉइंटमेंट्स यानी नियुक्तियों के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम सूचकांक के बारे में जानेंगे यानी किसको कितनी रैंक दी गई है। और लास्ट में हम मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम जो लगभग 45 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और ये वीक के लिए काफ़ी क्वेश्चन होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम राज्य और देश की खबरें जान लेते हैं। तो देखिए, किस राज्य ने शिशु सेवा योजना शुरू की है। शिशु सेवा योजना, तो ये योजना असम की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो बच्चे कोविड-19 की वजह से अनाथ हो गए हैं उनको कुछ सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जैसे उनके खाते में 7,81,200 रुपये जमा किए जाएंगे और इसी से ही प्रत्येक माह 3,500 रुपये उनको प्रदान किए जाएंगे। तो ये जो सुविधा है यह किसके लिए है, उन बच्चों के लिए जो कोविड-19 की वजह से अनाथ हो गए हैं। तो ये जो असम के बारे में अन्य जानकारी है आप यहाँ पर देख सकते हो। हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अगर इसको पढ़ेंगे तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो वीडियो है कम से कम 1 घंटे की हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे, आप इसको बाद में देख लेना। किस राज्य सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, तो यह अभियान मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है, इस अभियान का उद्देश्य है कि लोगों को कोरोना के बारे में शिक्षित या उनको जागरूक किया जाए कि जो लोग हैं वो अपने मास्क पहने। देखिए, रज महोत्सव नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है। रज महोत्सव, तो यह त्यौहार ओडिशा में मनाया गया है और यह त्यौहार 3 दिन तक ओडिशा में मनाया गया है। तो आप इसको याद कर सकते हो। ओडिशा के बारे में यहाँ जो जानकारी है आप इसको पढ़ सकते हो। ये ओडिशा है जो भारत का पूर्वी तटीय राज्य है। कौन सा राज्य वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करेगा। तो स्कूली शिक्षा के लिए जो राजस्थान की सरकार है वह वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करेगी। किस राज्य सरकार ने रेव अप कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये जो रेव अप कार्यक्रम है यह तेलंगाना की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, रेव अप। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है जो AI स्टार्टअप है उनको प्रमोट किया जाए। AI स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो नए बिजनेस शुरू होते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो उनको प्रमोट किया जाएगा। किस मंत्रालय ने नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया है। नमस्ते योग ऐप, तो 21 जून को विश्व योग दिवस आने वाला है। तो इससे पहले ही एक ऐप लॉन्च कर दिया गया है और ऐप का नाम है नमस्ते योग। तो यह ऐप आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। लैंगिक समानता के आधार पर, तो इसमें पहले स्थान पर कौन है। लैंगिक समानता के आधार पर यानी स्त्रियों और जो महिलाएं हैं उनको कितनी समानता दी जाती है पुरुषों के मुकाबले। तो इसमें पहले स्थान पर है झारखंड। और अगर इसमें हम अंतिम स्थान पर बात करें तो इसमें अंतिम स्थान पर है बिहार। इसमें बिहार सबसे अंतिम स्थान पर है। और ये जो रिपोर्ट है यह नीति आयोग के द्वारा दी गई है। नीति आयोग, तो जो नीति आयोग होता है वह सरकार के लिए नीतियाँ बनाने का काम करता है। यह सरकार का थिंक टैंक होता है यानी यह सरकार के लिए सोचने का कार्य करता है। तो इसके बारे में जो अतिरिक्त जानकारी है आप इसको यहाँ पर पढ़ सकते हो। ये जो PDF है ये आपको बाद में मिली जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए अब हम विदेश से संबंधित जानकारी जान लेते हैं। तो किस देश की संसद ने यानी जो पार्लियामेंट है उसने विदेशी प्रतिबंध विरोधी कानून पारित किया है।
कानून का नाम क्या है? विदेशी प्रतिबंध विरोधी कानून, यानी यहाँ पर एक बिल पास किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है इसको हम पहले जान लेते हैं। जैसे जो अमेरिका है उसने जो चीन के कुछ कंपनियां हैं जैसे हुआवे और ZTE, तो इनको बैन कर दिया है। तो अब इनको बैन कर दिया है तो इनको काफ़ी नुकसान होगा। तो चीन ने इसी के लिए ही विदेशी प्रतिबंध विरोधी कानून लागू किया है, जिसके तहत ये जो कंपनियां हैं चीन की, इनको कुछ ना कुछ मुआवजा मिल पाए। कौन सा देश वैक्सीन उत्पादन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करेगा? यानी जो वैक्सीन है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बनाई जाएंगी। तो हाल ही में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इन्होंने यह बात कही है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है इसमें क्या किया जाएगा, इसमें वैक्सीन बनाई जाएगी। और जो वैक्सीन है उसमें कोरोना की भी वैक्सीन बनाई जाएगी, साथ में अन्य बीमारियों की भी वैक्सीन बनाई जाएगी। चलिए अब हम ऐप और पोर्टल यानी वेबसाइट के बारे में भी जान लेते हैं। तो इस हफ्ते केवल 2 ऐप लॉन्च किए गए हैं। एक तो चयनकर्ता पोर्टल यानी वेबसाइट। तो ये जो वेबसाइट है यह ट्राई के द्वारा शुरू की गई है। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसके बारे में अन्य बातें जान लेते हैं। जैसे चयनकर्ता पोर्टल, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि जो DTH सब्सक्राइबर हैं, यानी जो जैसे छतरी होती है जैसे टाटा स्काई की, तो वो अपने चैनल को आसानी से चयन कर सकते हैं। और अगर उनको कोई भी चैनल हटवाना है तो वो खुद ही चैनल को हटा भी सकते हैं। जो ट्राई का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं PD वाघेला। एक दूसरी वेबसाइट है आदि प्रशिक्षण पोर्टल। तो यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। चलिए अब हम साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जान लेते हैं। तो कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जो 2030 में एनविजन मिशन लॉन्च करेगी? तो ये जो एनविजन मिशन है यह शुक्र का मिशन है, यानी शुक्र पर, यानी जो शुक्र है उस पर उपग्रह भेजा जाएगा। तो यह किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो यह ईसा का मिशन है, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। किसका मिशन है यह? ईसा, ESA। तो चलिए ईसा के बारे में ही जान लेते हैं। ईसा, तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है और इसके CEO हैं जोहान डीट्रिच वॉर्नर। निम्न में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि लकड़ी का उपग्रह कौन लॉन्च करेगा। तो लकड़ी का उपग्रह जो है ईसा ही लॉन्च करेगी, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और यह एक नैनो उपग्रह है, यानी इसका जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा रहेगा। यह मात्र 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा होने वाला है। और जो इसकी जो इसका नाम है वो क्या है? वीसा वुडसैट। इसका नाम क्या है? वीसा वुडसैट। और यह न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जाएगा। चलिए अब हम बुक्स एंड ऑथर यानी किताब और लेखकों के बारे में जान लेते हैं। तो इस हफ्ते केवल 2 किताब ही लिखी गई हैं। तो पहली किताब है बिलीव। तो ये जो बिलीव है यह किसकी है? यह सुरेश रैना की किताब है। तो ये किताब इन्होंने अपने ही बारे में लिखी है, यानी यह एक ऑटोबायोग्राफी है। यानी यह क्या है? एक आत्मकथा है, यानी इन्होंने अपने ही बारे में लिखा है। होम इन द वर्ल्ड। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं अमर्त्य सेन। तो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं क्योंकि इनको 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है और इनको 1999 में भारत रत्न भी मिला है। तो इनकी जो किताब है वो आपको याद होनी ही चाहिए। किताब का नाम है होम इन द वर्ल्ड। चलिए अब हम प्रसिद्ध सूचकांक इसके बारे में जान लेते हैं कि भारत की स्थिति क्या आई है। तो शांति के मामले में यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो भारत की स्थिति है वो कितनी है? 135। और जो दुनिया का सबसे शांत देश है वो कौन सा है? दुनिया का सबसे शांत देश है आइसलैंड। और जो सबसे अशांत देश है, यानी वहाँ पर शांति ही नहीं है, यानी वहाँ पर सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो यहाँ पर ये अफ़गानिस्तान इसमें सबसे लास्ट में है। और यह जो इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया गया है? यह इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, तो यह इस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है। विश्व
प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। तो यानी वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, यानी कंपटीशन के मामले में भारत की रैंक क्या आई है? तो कंपटीशन के मामले में भारत की रैंक आई है 43। और इसमें पहले स्थान पर कौन है? इसमें भी पहले स्थान पर है स्विट्ज़रलैंड। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? यह रिपोर्ट IMD के द्वारा जारी की गई है। IMD यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021। तो इसमें भारत की रैंक कितनी आई है? इसमें भारत की रैंक आई है 67। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। तो गिविंग का मतलब क्या है? तो यानी गिविंग का मतलब है यहाँ पर दान दक्षिणा, यानी जो कौन सा देश है वो सबसे अधिक दान करता है। तो इसमें जो भारत की रैंक आई है, इसमें भारत है 14वें स्थान पर वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। तो जो चैरिटी में जो दान करते हैं उसी के आधार पर यह इंडेक्स दिया जाता है। इसमें पहले स्थान पर कौन है? इसमें पहले स्थान पर है इंडोनेशिया और दूसरे स्थान पर है केन्या। सिपरी ईयरबुक 2021। तो ये जो ईयरबुक है, तो इसके अनुसार विश्व के कितने देशों के पास परमाणु हथियार हैं? कितने देशों के पास परमाणु हथियार हैं? तो विश्व के केवल 9 देशों के पास ही परमाणु हथियार हैं। और अगर हम इस बुक की बात करें तो इस बुक के अनुसार जो रूस है उसके पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। और दूसरे स्थान पर कौन है? इसमें दूसरे स्थान पर है अमेरिका। अमेरिका और रूस के पास लगभग विश्व के 90% हथियार हैं। यानी विश्व के 90% तो हथियार इन दोनों के पास ही हैं। बाकी जो 10% हथियार हैं वो जो बचे हुए 7 देश हैं उनके पास हैं। चलिए भारत के पास जान लेते हैं कि भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं। तो भारत के पास परमाणु हथियार हैं 156। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास हैं 165। यानी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास भारत से अधिक परमाणु हथियार हैं। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना भी इसमें काफ़ी पीछे है। चाइना के पास मात्र 350 परमाणु हथियार हैं। और अगर हम रूस की बात करें तो रूस के पास हैं 6375। तो आप यहाँ पर चाइना और रूस के बीच में अंतर देख सकते हो, तो काफ़ी बड़ा अंतर है। तो इसलिए रूस क्या है? विश्व की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। जो 9 देश हैं उनका नाम आप यहाँ पर देख सकते हो: UK, US, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तरी कोरिया। तो चलिए अब हम खेल और पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन जान लेते हैं। देखिए, पोलैंड ओपन में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो पोलैंड ओपन में विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इन्होंने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है और ये 53 किलोग्राम वर्ग में खेले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं विनेश फोगाट। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जो पुरुष एकल का खिताब है यह जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। चलिए इसमें अन्य पुरस्कार भी जान लेते हैं। जैसे पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यह जीता है बारबोरा क्रेजसिकोवा। तो आप इन दोनों के नाम याद कर लीजिए। इनके नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें 2 खिलाड़ी हैं, तो आप इनको कैसे याद कर सकते हो? ये तो थोड़ी सी टफ बात हो जाएगी, इसको आप रहने देना। हाल ही में किसने गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस का खिताब जीता है? तो ये जो खिताब है यह किसके द्वारा जीता गया है? यह डी गुकेश के द्वारा जीता गया है, डी गुकेश। हाल ही में कितने खिलाड़ियों को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ICC हॉल ऑफ फेम, तो ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो यही क्या कराती है? यही विश्व में क्रिकेट का आयोजन कराती है। और इसने हाल ही में 10 खिलाड़ियों को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। अगर हम बात करें कि इसमें भारत के कितने व्यक्ति हैं, तो इसमें भारत के केवल एक ही व्यक्ति हैं और उनका नाम है वीनू माकंड। इसमें श्रीलंका के भी एक खिलाड़ी हैं और उनका नाम है कुमार संगकारा। तो वीनू माकंड को इसमें शामिल किया गया है और श्रीलंका के जो हैं कुमार संगकारा। और अगर हम कुल व्यक्तियों की बात करें तो ICC हॉल ऑफ फेम में अब कुल मिलाकर के 103 व्यक्ति हो गए हैं। किसने अपनी पुस्तक
द नाइट वॉचमैन के लिए फिक्शन श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता है। तो ये जो पुलित्जर पुरस्कार हैं वो प्रदान किए गए हैं। और ये जो किताब है इसके लेखक कौन है? द नाइट वॉचमैन। तो इसके लेखक हैं लुइस एल्ड्रिच। तो चलिए अन्य पुरस्कार भी जान लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, फिक्शन की श्रेणी में किसने जीता है? लुइस एल्ड्रिच ने। और ड्रामा के लिए ये जीता है कटोरी हॉल ने। और म्यूजिक के लिए यह जीता गया है तानिया लियोन ने। तो कुछ पत्रकारिता हैं, आप इनके बारे में भी यहाँ पर देख सकते हो। एनएसजी पुरस्कार किसने जीता? एनएसजी, तो यह पुरस्कार जीता गया है शैलेश गोविंद गनपुले ने। तो ये जो शैलेश गोविंद गनपुले हैं, इन्होंने एक हेलमेट का निर्माण किया है। और ये जो हेलमेट है यह विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट है, यानी अगर बम से कोई भी विस्फोट होता है तो यह उसको आसानी से झेल सकता है। और एनएसजी के बारे में जान लेते हैं। एनएसजी पुरस्कार, एनएसजी क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है इसी ने ही इस पुरस्कार को प्रदान किया है। और इसके महानिदेशक कौन है? एम ए गणपति। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किसने जीता है? तो बेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड। तो बेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका नाम है डीबीएस। तो ये जो डीबीएस बैंक है यह किस देश का है? तो यह जो बैंक है यह सिंगापुर का है। यह किसका है? सिंगापुर। और इसके जो सीईओ हैं वो भारतीय ही हैं। तो आपको उनका नाम याद होना चाहिए। इसके भारतीय हैं पीयूष गुप्ता। चलिए अब हम नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति। तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं नेफ्ताली बेनेट। इस बार जो इजराइल में जो सरकार बनी है वो गठबंधन की सरकार बनी है। और ये जो नेफ्ताली बेनेट हैं ये 3 साल तक इजराइल के प्रधानमंत्री रहेंगे। और ये जो यायर लेपिड हैं ये 2 साल तक इजराइल के प्रधानमंत्री रहेंगे। तो गठबंधन की सरकार है, तो इस तरह से ये बारी बारी से देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? मंगोलिया, तो इसके राष्ट्रपति बने हैं ऊखना खुरेलसुख। तो अगर हम मंगोलिया की बात करें तो इसकी राजधानी है उलन बतौर। और इसकी मुद्रा है मंगोलियाई तोंगरोंग। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऊखना खुरेलसुख। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने हैं सत्या नडेला। ये जो सत्या नडेला हैं अब ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और चेयरमैन, तो ये दोनों का कार्य करेंगे। तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसका मुख्यालय रेडमंड अमेरिका में स्थित है। और इसके अध्यक्ष बने हैं सत्या नडेला। और इसके संस्थापक कौन है? बिल गेट्स। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसका क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें कितने देशों को शामिल किया गया है? तो ये जो यूएनएससी होता है इसमें मुख्यतः 15 देश होते हैं। 15 में से 5 जो देश होते हैं वो स्थायी देश होते हैं, 5 देश होते हैं स्थायी, और जो 10 देश होते हैं वो अस्थायी देश होते हैं। तो जो 5 स्थायी देश होते हैं उनका बार बार इलेक्शन नहीं होता, वो एक बार ही चुने जाते हैं। और ये जो 10 अस्थायी देश हैं इनको हर 2 साल में इनको चुना जाता है। तो इसमें से 10 में से 5 देशों की हाल ही में नियुक्ति की गई है। और उनका नाम क्या क्या है? इनका नाम जान लेते हैं। इनका नाम है अल्बानिया, ब्राज़ील, गेबान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। तो इन 5 की ही हाल ही में नियुक्ति की गई है। तो ये जो स्थायी सदस्य होते हैं इनके पास अतिरिक्त पावर होती है। इनके पास वीटो की पावर होती है। इनके पास किसकी पावर होती है? वीटो की पावर होती है। यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सेफ डे कैबिनेट कौन बने हैं? तो इसके सेफ डे कैबिनेट बने हैं के नागराज नायडू। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसके अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड
डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। तो इसमें महासचिव कौन बने हैं? तो इसमें महासचिव बने हैं रेबेका ग्रीन स्पेन। तो ये जो हैं ये व्यापार और विकास सम्मेलन में महासचिव बनी हैं। तो आप इनका नाम याद कर लीजिए क्योंकि ये पहली महिला हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में काउंसलर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में काउंसलर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसमें काउंसलर बने हैं आशीष चांदोकर। चलिए WTO के बारे में जान लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन, तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके महानिदेशक हैं नगोजी ओकोंजो इवेला। नगोजी ओकोंजो इवेला। चलिए अब हम सम्मेलन और समझौते से संबंधित क्वेश्चन जान लेते हैं। तो इस साल नेटो का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका जो शिखर सम्मेलन है वो बेल्जियम में आयोजित हुआ है। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका इस साल 31वां संस्करण हुआ है, यानी यह 31वीं बार इसका सम्मेलन हुआ है। तो चलिए NATO यानी नेटो के बारे में जान लेते हैं। तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच। निम्न में से किसने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रिक्स के अंदर 5 देश आते हैं। वो कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इनके जो विश्वविद्यालय हैं यानी इनकी जो यूनिवर्सिटी हैं उनके बीच में सम्मेलन हुआ है, यानी जो इनके विश्वविद्यालय हैं उनके बीच में क्या हुआ है? सम्मेलन हुआ है। तो इसकी मेज़बानी किसने की है? तो इसकी मेज़बानी IIT बॉम्बे के द्वारा की गई है। पेरिस के विवाटेक के 5वें संस्करण को किसने संबोधित किया है? तो इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है और ये क्या है? पेरिस का विवाटेक। तो विवाटेक के बारे में ही जान लेते हैं। तो ये जो विवाटेक है ये क्या है? यह है यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रमों में से एक है जो 2016 से हर साल पेरिस में आयोजित किया जा रहा है। तो यह क्या है? यह एक स्टार्टअप कार्यक्रम है, यानी यह हर साल किया जाता है और इसमें जो भी स्टार्टअप हैं उनको प्रमोट किया जाता है। भारत और किस बैंक के बीच में समझौता हुआ है? तो भारत और एशियाई विकास बैंक के बीच में समझौता हुआ है। भारत ने एशियाई विकास बैंक से 484 मिलियन डॉलर का ऋण लिया है और इस ऋण की सहायता से भारत तमिलनाडु में जो सड़कें हैं उसको सुधार करेगा। जो तमिलनाडु में सड़क है उसको सुधार करेगा। और सड़क कौन सी है? सड़क का नाम है चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा। तो इसका जो है सुधार इसका किया जाएगा। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और किस देश के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हुआ है? मुक्त व्यापार समझौता। तो ये जो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, यानी अब जो है ये देश आपस में बिना किसी कर के व्यापार कर सकते हैं। यानी आप दूसरे देश में जाकर के कुछ भी सामान बेचो, आपको किसी भी तरह का इसमें कर नहीं देना पड़ेगा। भारत और किस देश ने घरेलू कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और कुवैत के बीच में समझौता हुआ है। जो भारत के लोग कुवैत में कार्य करते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए ही यह समझौता किया गया है भारत और कुवैत के बीच में। तो कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी और यहाँ की मुद्रा है कुवैती दिनार। चलिए अब हम मिक्स क्वेश्चन जान लेते हैं। तो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, तो इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार। सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन सा है? यानी जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो उनको टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बन गया है? गांव का नाम है वेयान, जो जम्मू कश्मीर का एक गांव है।
कोविड-19 के रोगियों के लिए किस बैंक ने कवच पर्सनल लोन योजना शुरू की है? तो यह योजना SBI के द्वारा शुरू की गई है और जो कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति हैं वो अपने इलाज के लिए SBI बैंक से लोन ले सकते हैं और वो 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और इस पर जो ब्याज की दर है वो 8.5% होने वाली है। किस बैंक ने घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो बैंक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। घर घर राशन कार्यक्रम। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो राशन है वो किसको मिलने वाला है? इसमें जो राशन है वो उनको मिलेगा जो IDFC बैंक के कर्मचारी हैं। और नंबर 2 पर किसको मिलने वाला है? नंबर 2 पर उनको मिलेगा जिनका IDFC बैंक में खाता है, यानी जो IDFC बैंक के ग्राहक हैं उनको ये सुविधा मिलने वाली है। किस सोशल मीडिया कंपनी ने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट नामक पहल शुरू की है? तो यह पहल फेसबुक के द्वारा शुरू की गई है। तो फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय मेनलो पार्क अमेरिका में स्थित है और इसके CEO कौन है? मार्क जकरबर्ग। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर कल मिलते हैं आपसे मंडे में।